ओनरशिप अपने आप में एक प्राउड फैक्टर होता है और जब बात बिजनेस की हो तो और भी अच्छी है, क्योंकि बिजनेस की ओनरशिप अगर ग्रो करेगी तो ये हमें बहुत सारी चीज़ों का ओनर बनने के लायक बना देगी। हम लोग बिजनेस गाइड में बात कर रहे थे डिफरेंट काइंड ऑफ लीगल ओनरशिप की। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल ओनरशिप के बारे में। इस वीडियो में भी हम लोग उसी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पिछले वीडियो में जो इंडिविजुअल ओनरशिप थी वो नॉन कॉर्पोरेट ओनरशिप थी और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल कॉर्पोरेट ओनरशिप की, यानी कि वन पर्सन कंपनी की। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस की ओनरशिप सिंगल रहे, इंडिविजुअल रहे, बट स्टेटस कॉर्पोरेट हो जाए, तो आप कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार बनाए गए प्रावधान के अंतर्गत वन पर्सन कंपनी यानी कि ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करके अपने बिजनेस को इंडिविजुअल ओनरशिप में कॉर्पोरेट स्टेटस के अंतर्गत चला सकते हैं। अगर किसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उसको बनाने में भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप इंडिविजुअल कॉर्पोरेट ओनरशिप चाहते हैं तो वन पर्सन कंपनी बनाने के लिए आपको कंपनीज एक्ट में दिए गए नियमों का पालन करना पड़ेगा। यानी कि आप जो नाम रखना चाहते हैं वो नाम आप अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हैं, बल्कि जो नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा अप्रूव किया जाएगा वही नाम आप अपनी कंपनी का रख सकते हैं। और ये मैंडेट होता है कि आपके नाम के साथ ओपीसी वर्ड लिखा हो, XYZ विद इन ब्रैकेट ओपीसी। इसके साथ साथ जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, यानी कि जो भी प्रक्रिया कंपनीज एक्ट में कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए दी गई है वो सारी की सारी प्रक्रिया आपको वन पर्सन कंपनी बनाते समय भी करनी पड़ती है। ओनरशिप अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में है तो चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे वो नॉन कॉर्पोरेट हो, लेकिन वो होगी सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन्स की, ह्यूमन बींग्स की। ओपीसी में जो ओनर होगा वो भारत का सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। रेजिडेंट का मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो हो ही सकता है, लेकिन एनआरआई भी जो भारत में पिछले साल में, यानी कि जिस साल आप कंपनी बना रहे हैं उसके ठीक पिछले वाले साल में अगर वो 120 दिन भारत में रहा है तो वो एनआरआई भी ओपीसी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है। क्या बेनिफिट है ओपीसी बनाने के? सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कॉर्पोरेट ओनरशिप को एंजॉय करते हैं। दूसरा, बाकी कंपनीज की तरह ओपीसी गठित करने के लिए आपको किसी मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक ही पर्सन कंपनी का प्रमोटर और कंपनी का डायरेक्टर दोनों हो सकता है, लेकिन इसके साथ अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आप बढ़ाना चाहते हैं तो और 14 डायरेक्टर्स आप और ऐड कर सकते हैं। और अगर 14 से ज़्यादा डायरेक्टर्स भी आपको बनाने हैं तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके आप 14 से ज़्यादा डायरेक्टर भी कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं। आपकी सिंगल ओनरशिप होने के बावजूद भी जो प्रमोटर होता है वो कंपनीज की डेट्स के लिए पर्सनली लायबल नहीं होता है, बहुत लिमिटेड लायबिलिटी होती है, क्योंकि कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी मानी जाती है। एजीएम, कोरम, वोटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स, इन सब से ओपीसी को एग्जेम्पशन होता है और 100% ओनरशिप होने के साथ साथ ये कंपनी ट्रांसफरेबल होती है। यानी कि आप अगर इस कंपनी को अपनी ओनरशिप से हटा के किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जो हम नॉन कॉर्पोरेट इंडिविजुअल ओनरशिप में नहीं कर सकते हैं। जो कंपनी का प्रमोटर होगा वो ज़रूरत पड़ने पर कंपनी को लोन भी दे सकता है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को कंपनी को लेट आउट भी कर सकता है और ओपीसी को जब चाहे तब प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ओपीसी का ये होता है कि जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी आरओसी के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। यानी कि आप अपने किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं कि अगर आप नहीं रहे तो आपके बाद उस बिजनेस का मालिक कौन होगा। क्योंकि अदर कंपनीज की तरह ओपीसी में परपेचुअल सक्सेशन नहीं माना जाता, यानी कि जो ओनर है, जो प्रमोटर है, अगर किसी वजह से वो नहीं रहता है तो वो कंपनी उसके नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर ये नॉमिनी पर डिपेंड करता है कि वो उस कंपनी को चलाएगा या उस कंपनी को बंद कर देगा। तो अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी चाहते हैं, कॉर्पोरेट ओनरशिप चाहते हैं, सिंगल ओनरशिप चाहते हैं, जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं, नॉमिनेशन की फैसिलिटी चाहते हैं, तो आप ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करके बिजनेस एंटिटी की शुरुआत कर सकते हैं। फायदे के बाद अगर हम नुकसान की बात करें तो ओपीसी में जो मैक्सिमम ऑथोराइज कैपिटल होती है उसकी लिमिटेशन होती है 50 लाख तक। अगर 50 लाख से ज़्यादा ऑथोराइज कैपिटल की ज़रूरत है तो वो ओपीसी में बढ़ाई नहीं जा सकती है। आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते हैं, आप डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकते हैं, आप बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, लेकिन जब फंडिंग की बात आती है तो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओपीसी की वैल्यू को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। ज़रूरत पड़ने पर
आप एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते हैं, आप दूसरी कंपनीज की सिक्योरिटीज़ को एक्वायर नहीं कर सकते हैं, उनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप अगर सेक्शन 8 कंपनी चलाना चाहते हैं, यानी कि चैरिटेबल पर्पज से काम करना चाहते हैं, तो ओपीसी में आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं चला सकते हैं। अगर आप एनबीएफसी चलाना चाहते हैं तो वो भी आप ओपीसी में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन है कि ओपीसी डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकती है, शेयर ट्रेडिंग नहीं कर सकती है। एक इंडिविजुअल सिर्फ एक ओपीसी में ही मेंबर हो सकता है, किसी दूसरी ओपीसी में वो मेंबर नहीं हो सकता है, बट किसी दूसरी ओपीसी में वो नॉमिनी हो सकता है। बट इन केस जिस कंपनी में वो नॉमिनी है उसके ओनर की डेथ हो जाती है और नॉमिनेशन के थ्रू वो ओपीसी भी इस व्यक्ति के पास आ जाती है, तो इसके पास ये चॉइस होती है कि किसी एक ओपीसी को ही ऑपरेट कर सकता है, दोनों ओपीसी को एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकता है। तो ये थे कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान 1% कंपनी बनाने के। बट अगर आप कॉर्पोरेट स्टेटस एंजॉय करना चाहते हैं तो तमाम रेस्ट्रिक्शंस, तमाम कमियों के बावजूद भी ओपीसी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। मैं फिर कहूँगा, समझोगे तो काम आएगा। आप इंडिविजुअल नॉन कॉर्पोरेट ओनरशिप, इंडिविजुअल कॉर्पोरेट ओनरशिप, दोनों में अगर चॉइस करना चाहते हैं और बिजनेस को थोड़ा सा अच्छा स्वरूप लेकर के जाना चाहते हैं तो 1% कंपनी भी आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। वीडियोस से फ़ायदा उठाते रहिए, अपने दोस्तों को इसे फॉरवर्ड करते रहिए ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिलता रहे। अगली वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे एक नई ओनरशिप स्टेटस को लेकर के, उसके फ़ायदे और नुकसान को लेकर के। जय हिंद।